जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। सर अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर बहुत सारे दर्शकों ने ये हमसे अपील की थी, हमसे गुजारिश की थी कि हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब उनका समाधान दे। तो कुछ एक प्रश्न मैंने अपने कार्यक्रम में शामिल किया, तो मैं चाहती हूँ कि हम उन प्रश्नों को लें आज और आपके माध्यम से उनका निवारण करें। तो सबसे पहला प्रश्न मैं लेना चाहूँगी। ये लिखते हैं कि मेरा घर एवं फैक्ट्री किराए पर है। पहले मेरा घर अपना था, लेकिन किसी वास्तुविद ने कहा कि वास्तु दोष है, तो हमने शिफ्ट कर लिया किराए के मकान में। तो क्या अब मुझे कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा, या क्या है, मेरा शिफ्ट करना सही है या नहीं? वास्तु सबसे पहले जाने, बसता है जहां व्यक्ति, उस वास्तु का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है जी। वास्तु यानी बसें, चाहे वह किराए का हो, चाहे वो स्वयं का हो, चाहे वो एक दिन के लिए भी जिस स्थान पर ठहरता है, उस एक दिवस में भी उस व्यक्ति को उस भूमि का और उस भवन का प्रभाव उस पर पड़ता है, चाहे वो उसके नाम से रजिस्ट्री हो अथवा ना हो। ये सिर्फ एक वास्तुविदों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम जाल है। जिस तरह से किसी वास्तुविद ने आपसे कह दिया कि उस मकान में वास्तु दोष है जिसमें आप रहते हैं, लेकिन आप किराए के मकान में निवास करेंगे तो आपको वास्तु दोष नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल मिथ्या बात है, ये मिथ है। जब व्यक्ति किसी बीम के नीचे बैठता है तो उसको रात भर निद्रा नहीं आती है, उसका दिमाग अस्थिर रहता है। तो क्या वहां के पदार्थ अपने मतलब वर्क करना बंद कर देंगे किराए का है तो? आप बताइए कि कोई भी पदार्थ एनर्जी देना बंद कर देगा क्या यदि आपका किराए का, चाहे वो स्वयं का हो अथवा किराए का हो? आपको जो भी वास्तु दोष जिस भूमि पर होंगे उस पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा ही। ये आप ऐसा मत सोचिए कि आप किराए के मकान में आ गए, किराए की फैक्ट्री में आ गए, किराए की दुकान में आ गए तो आपको जो भी उस भवन भूमि पर दोष है उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से जो दोष है उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ केवल उन व्यक्तियों को उन स्थान पर का प्रभाव नहीं पड़ता है जो व्यक्ति यदि कि कहीं किसी स्थान पर व्यंतर बाधा ऊपरी बाहरी हवा है, यदि वह स्थान कभी छोड़ भी देता है और उसका मकान है, यदि मेरा मकान बॉम्बे में है और मेरा निवास जो है सागर में है और निवास का स्थान पर कोई व्यंतर बाधा है, तो मैं अब कहीं बाहर भी चला जाऊं तो हो सकता है उस बाहरी हवा का प्रभाव वहां भी पहुंच सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल है? सिर्फ बाहरी हवा का। लेकिन यदि वास्तु दोष किसी के घर के ईशान कोण पर है और वो उसे उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है तो अपना भरे नाम की रजिस्ट्री उसके नाम की है तो भी उस स्थान का उसको दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ जिस स्थान पर व्यंतर बाधा है तब वो स्थान छोड़ने पर भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यानी किराए के मकान में है तो इन्हें वास्तु विजिट कराना चाहिए एक बार? बिल्कुल वास्तु विजिट कराना चाहिए। वास्तु दोष का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा, चाहे वो किराए की, बल्कि कुछ लोग कहते हैं यदि मेरे नाम से है तो मुझे ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसके नाम से नहीं है उस पर नहीं पड़ेगा। ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, एक और रजिस्ट्री के ऊपर से आती है बात कि एक किसी व्यक्ति ने एक प्लाट खरीदा और पीछे के प्लाट की रजिस्ट्री अपने दूसरे नाम से करा दी। आजकल वास्तुविद क्या रिकमेंड करने लगे हैं, बोलते हैं कि आपकी रजिस्ट्री आपके नाम से पीछे के पार्ट की नहीं है तो आपको दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसने साउथ वेस्ट के पार्ट को खरीद लिया था। ये मैं अहमदाबाद की घटना बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने साउथ वेस्ट के पार्ट को खरीद लिया और जब से उसने खरीदा और अपने घर में जोड़ा, उस व्यक्ति के पूछो मत कि गृह स्वामी को अटैक आया, इसके अलावा एक्सीडेंट हुआ और उनके घर में व्यापार प्रभावित हुआ और वह पूरा का पूरा घर कर्ज में डूब गया। इस तरह से दूसरा वास्तुविद आया, बोले एक काम करिए कि आप इसकी रजिस्ट्री दूसरे के नाम कर दीजिए तो आपको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री करा दी तब भी कोई असर नहीं हुआ। जब मुझे बुलाया गया, ये 2018 की घटना है, मैं विजिट करने गया, मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, अभी तक जिन लोगों ने भी आपको जो भी सलाह दी वो बिल्कुल गलत है।
कभी भी रजिस्ट्री से नहीं, बल्कि ऊर्जाएं जो जमीन के अंदर से प्रभावित होती हैं, यहां से वहां मूवमेंट होती हैं, वह कभी भी आपकी रजिस्ट्री नहीं देखती हैं। जब भूमि की जिस तरह से आप प्लिंथ बीम बनाते हो, बुनियाद बनाते हो, वह जहां से जहां तक जाती है, वह ऊर्जा का संचार उसके एलांग में होता है, वह उस प्लाट का शेप होता है। इसलिए आप कटा है या बड़ा है, रजिस्ट्री बदलने से आपके प्लाट का शेप नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत आप अपने समय को खोटा मत कीजिए, आप उसका निश्चित रूप से विभाजन टेक्निकली कीजिए, वास्तुकरी कीजिए। आप सिर्फ नाम को परिवर्तित करके आपकी वास्तु नहीं बिल्कुल, बदल ऐसे तो आप सकती। सिर्फ जगह परिवर्तित करते रह जाएंगे। तो वो Definitely। बिल्कुल अपना वास्तु दोष जरूर ठीक करवाइए। आगे बढ़ते हैं। जी। अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहते हैं प्लॉट बेचने के उपाय बताइए। अच्छा, प्लाट बेचने के उपाय। देखिए, मैं अभी एक बहुत अच्छा किस्सा आपको बताने वाला हूं। एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट का काम करते थे आगरा में, और उनका कैसे काम ढीला पड़ा, जो कुछ भी हुआ। ये भी घटना 2018 की है। हमारे स्टूडेंट अंकित जैन के थ्रू ये केस आया था, और नाले के किनारे एक प्लाट था, और वो मकान 3 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं बिक पा रहा था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्लाट भूमि की एनर्जी को चेक करने के बाद, कि यदि भूमि में एनर्जी होती है अथवा नहीं होती, मैं उस भूमि में एनर्जाइज करता हूं उस भूमि को, और बेचने की गारंटी लेता हूं। फीस और ट्रीटमेंट का पेमेंट भी जब लेता हूं जब प्लाट बिक जाता है। ठीक ऐसा ही मैंने किया था, 5 पैसे भी मैंने नहीं लिया था, और मैंने उस भूमि पर ट्रीटमेंट किया। वो कोई श्वेतांबर जैन थे, नाम मुझे याद रिकॉल नहीं हो पा रहा उनका, और मैंने ट्रीटमेंट किया। मात्र 28 दिन में वह भूमि बिक गई थी 8-8.5 करोड़ में, और उनके लिए जो दिक्कत थी वो सॉल्व हुई। तो इस तरह से कौन कौन से वो उपाय हैं, उस भूमि का पहले परीक्षण करें कि भूमि में एनर्जी का दोष है, या वास्तु का दोष है, ओरिएंटेशन दोष है, या एलिमेंट का दोष है। सबसे ज्यादा जो भूमि ठंडी पड़ जाती है, अग्नि तत्व ही, फायर एलिमेंट ही भूमि को शुप्त करता है, लुस्त करता है, कमजोर करता है, अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो भूमि की एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, भूमि की गर्मी बढ़ा देना चाहिए। जैसे इंसान की जब गर्मी खत्म हो जाती है, अग्नि तत्व कम हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे ही भूमियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। तो हम उसमें सबसे बड़ा लैंड बूस्टर यदि कोई है, तो आग्नेय कोण पर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद करके, और उसमें हम कामा सिंदूर डालते हैं, और उसमें मरकरी का एक पिरामिड और स्वास्तिक अंदर कर देते हैं। पीली सरसों और सफेद सरसों से उसे पैक कर देते हैं। निश्चित रूप से उसमें गर्मी का संचार होता है, और यही ट्रीटमेंट मैंने आगरा वालों के उसमें किया था, और भूमि बिक गई। ऐसे अनेक उपाय हैं। जब सस्ता उपाय किसी को करना हो, तो पीली और सफेद सरसों और क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज को चारों कॉर्नर में गाड़ देते हैं, तब भी भूमि बिक जाती है। तीसरा उपाय और बता रहा हूं, जो बहुत ही सस्ता है। 4 मटकियां लीजिए, मट्टी के पात्र लीजिए, जिसे मतलब उसको क्या बोलते हैं, मटकियां, और उनमें क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज समुद्री नमक भर दीजिए 1.25 किलो, और उसमें गड्ढा खोदिए। गड्ढे के नीचे आप सबसे पहले, नीचे गड्ढे में आप पीली और सफेद सरसों डाल दीजिए, और उस मटकियों को उन गड्ढे में रख दीजिए और पैक कर दीजिए। ऊपर से उसके गौशाला की मिट्टी डाल दीजिए, करीब करीब आधा हाथ गड्ढों में। बस आप देखिए, आपको 27 दिन में जिस नक्षत्र में आपने गाड़ा है, उस नक्षत्र से अगला 27 माह वही नक्षत्र आने तक कुछ ना कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ऐसे अनेक उपचार हैं भूमि यदि बिक नहीं पा रही है बेचने के, लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा भूमि में रोग कौन सा है, कारण क्या है ना बिकने का, कारण के अनुसार ही उपचार करना पड़ेगा। चलिए, घर पे रह के खुश रहने के लिए हम वास्तु एक्सपेरिमेंट एंड वास्तु विजिट करवाते हैं, लेकिन आज ये भी हमारे दर्शकों को पता लगा होगा कि कोई चीज अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो उसका भी वास्तु दोष होता है। निश्चित रूप से यदि नहीं बिक रही है, जैसे आप बीमार हो गए हैं, तो उस बीमारी का कारण पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपको
कफ जनित दोष है, कफ जनित बीमारी है, पित्त है, या बात है वायु विकार है, और वह विकार जानने के बाद ही डॉक्टर इलाज करता है। ठीक इसमें भी हम यह जानते हैं कि उसमें एनर्जी गड़बड़ है, या फिर वास्तु गड़बड़ है, अथवा एलिमेंट का संतुलन नहीं है, तत्वों का संतुलन नहीं है, या स्लोप गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहते हैं हमारी फैक्ट्री की सीढ़ियां जो है वो नॉर्थ में है, क्या ये सही है? देखिए, मैंने पूर्व में भी सीढ़ियों के कई बार बात हुई है, जिसके सम्मुख होवे नाल उसके सर पर होवे काल। वास्तव में सीढ़ियां हमेशा व्यापार की गति को इंगित करती हैं। जिस फैक्ट्री में सीढ़ियां सही होती हैं वहां व्यापार खूब गति पकड़ता है। जहां पर यदि सीढ़ियां गलत होती वहां पर व्यापार नहीं चल पाता, रुक रुक के चलता है। आखिर क्यों? सीढ़ियां हमारे वास्तु में बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, और बुध व्यापार का कारक है, व्यापार को चलाने में सहायक है। यदि सीढ़ी गलत होगी मतलब बुध गलत होगा, बुध खराब हो जाएगा, और बुध खराब होगा तो व्यापार नहीं चल पाएगा। इसलिए सीढ़ियां सही स्थान पर ही बनाना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब सीढ़ियां नॉर्थ में बनी सीढ़ियां, नॉर्थ ईस्ट में बनी सीढ़ियां, ईस्ट में बनी सीढ़ियां, ये इन जोनों में और सब जोनों में कभी भी ठीक नहीं होती हैं। यह आपके लिए उस ग्रह जनित दोष को उत्पन्न करा देती हैं। इसलिए अब उत्तर में ही बुध का वास है, और बुध हल्का है, भारी नहीं है, उस पर आपने वजन रख दिया तो आपका अट्रैक्शन, मैग्नेटिक एनॉमली उसकी कमजोर हो गई, और मैग्नेटिक एनॉमली ही आपके व्यापार के लिए अट्रैक्शन का काम करती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है। और आपने वहीं पर सीढ़ियों का वजन रख दिया। आप सीढ़ियां हटा देंगे तब भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि बुध कमजोर हो जाता है यदि सीढ़ियां तोड़ दी जाती हैं। आप बाकायदा एक चांदी का कछुआ बनवाइए और पहली सीढ़ी के नीचे खोद करके रख दीजिए, और उसमें पूरी सीढ़ी के नीचे क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज भर दीजिए। बस इतना करने से आपका निवारण हो जाएगा। अब सीढ़ियां कहाँ क्या क्या कष्ट देती हैं? सीढ़ियां वास्तव में यदि आपके एंटी क्लॉकवाइज बन जाती हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वह आपके लिए भ्रमजाल पैदा करवाती हैं व्यापार में। व्यापार कभी ऊंचा कभी नीचा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी सीढ़ियां लास्ट में जाकर के उत्तर या पूरब में खुलना चाहिए, और सीढ़ियां इंद्र, यम और राज या इंद्र पे खत्म होना चाहिए, यम पे नहीं। यम पे यानी अल्टरनेटिव करंट है, ये मतलब पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो निगेटिव एनर्जी यम है, तो ऑड नंबर विषम संख्या की सीढ़ियां होना चाहिए, लेकिन यम पे समाप्त नहीं होना चाहिए। यम होगी मतलब निगेटिव एनर्जी, तो सर्व ऊपर जाकर के निगेटिव एनर्जी फैल जाएगी और वह पूरा निगेटिव कर देगी। सीढ़ियों के नीचे कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनना चाहिए। सीढ़ियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं आपके व्यापार में, और सीढ़ियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं घर में। उचित स्थान पर बनना चाहिए। बुद्धि विवेक को जागृत रखती हैं। बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए सबसे बड़ी सहायक है सीढ़ियां। सीढ़ियां गलत होंगी, सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और सीढ़ियों के नीचे यदि कोई गलत जगह पर बनाई जाएंगी, यदि जैसे कि सीढ़ियों के नीचे WC बना दी जाए, या सीढ़ियों के सम्मुख मेन दरवाजा पे बनी हुई सीढ़ियां भी गलत होती हैं। यानी कि हम जो पहले कहते थे कि कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल रही है घर में तो वहां सीढ़ियां बना लो, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले सीढ़ी को डिजाइन करना चाहिए। घर की संरचना बनाने में, घर का आप मैप तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले सीढ़ी का लोकेशन लें। अगला प्रश्न है, कहते हैं दर्पण कहाँ लगाना चाहिए? दर्पण, देखिए दर्पण इसकी भी कोई जगह होती? बिल्कुल। दर्पण क्या है? अष्टमंगलों में एक मंगल है। दर्पण रिफ्रैक्शन का काम करता है। दर्पण जहां लगता है वहां की गहराई को बढ़ा देता है, स्थान को बढ़ा देता है, एक्सटेंडेड कर देता है। तो दर्पण हमेशा उत्तर और पूरब या ईशान पे लगना चाहिए। या कुछ ग्रंथकारों ने लिखा हुआ है कि पश्चिम में भी लगाया जा सकता है, लेकिन आजकल सिर्फ डेकोरेशन के वे में देखिए लगा रहे आज हैं। तो एलिवेशन ऐसे बनाने लगे कि डब्बा हो जा रहा है लोगों का व्यापार का। जो सामने आजकल एक सीट लगाई जाती है एलिवेशन में, वो दर्पण का काम करती है। इवन दैट जमीन पर फर्श यदि बनाया जाए
और उसमें मिरर पॉलिश कर दिया जाए तो वो भी दर्पण का काम करेगा। जैसे आपने मार्बल लगवाया इटालियन और उसमें मिरर पॉलिश कर दिया और ब्रह्म स्थान में मिरर पॉलिश कर दिया तो ब्रह्म स्थान में गड्ढा हो गया, गड्ढा बिना खोदे गड्ढा हो गया। तो साउथ में, वेस्ट में, साउथ ईस्ट में मिरर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता मिरर, और आपका साउथ ईस्ट और साउथ जो है वो फायर है, तो फायर में यदि आप वाटर डाल देंगे तो वो भी एंटी एलिमेंट हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ब्रह्म स्थान में कभी भी आप मिरर ना लगाएं, ना रखें, ना दीवार पर, ना जमीन पर। यदि लगा सकते हैं तो आप आजकल जो झूमर लगाए जाते हैं उनकी जो डिस्क रहती है उसमें यदि सेंटर पे लगा दें तो ओपन टू स्काई हो जाएगा। दर्पण जहां लगता है ना वहां पर उस स्थान को गहरा कर देता है, तो गहरा कहाँ होना कहाँ नहीं होना इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है। बिल्कुल। तो दर्पण पूरी वास्तु को बिगाड़ देता है। कई लोगों के व्यापार इतने ठप हुए गलत जगह दर्पण लगने से। बिल्कुल, तो यानी दर्पण से ही आपके भविष्य डिपेंड करता है कि दर्पण कहाँ आपने लगाई। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो घरों में हमें पता नहीं रहता है कि किस कदर हमारे वास्तु बिगड़ सकता है इन चीजों से। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए हैं। आपका कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं आपका ही प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो आप संपर्क कर सकते हैं, और प्लस ट्रेनिंग में भी सम्मिलित हो सकते हैं जो लगातार जिसके बारे में हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात आपके प्रश्नों के साथ और कुछ वास्तु के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउंसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।